गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को बेटा जो है बहुत ढेर सारा प्यार, और आशा करता हूँ कि सभी लोग आप अच्छे ही होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, और अच्छे से ही पढ़ना ही है हमको, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितना जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, कितना मैंने अभी पढ़ाया है, मस्ट टाइम बी रिकॉल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, व्हाट इज डीएनए। डीएनए पढ़ाया, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ाया, यानी जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बताया कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, हम लोगों ने अच्छे से लर्न किया, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया है जितना मैंने आज तक अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए वर्ड क्या होता है, ठीक है, ये सब हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ओके। कुछ हमने एक्सपेरिमेंट भी देखे, कुछ प्रूफ भी दिए ऐसे जो ये प्रूफ कर रहे थे कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, जो ये प्रूफ कर रहे थे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। वी मेक इट इंटरेस्टिंग, हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। कैसे? आराम से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ जो है आप उसको ऐसे मत पढ़िए, बर्डन मत डालिए सर पे, ठीक है। अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे डोंट टेक एनी टाइप ऑफ बर्डन, ठीक है। कोई बर्डन मत लीजिए, ईज़िली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज रेप्लिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट रेप्लिकेशन। डीएनए के बारे में हम समझ चुके हैं, बट हमें अभी क्या समझना है, हमें रेप्लिकेशन के बारे में समझना है। व्हाट इज रेप्लिकेशन? तो रेप्लिकेशन मीन्स है द मेकिंग ऑफ टू कॉपीज़, ठीक है। टू कॉपीज़ बनाना है, रेप्लिकेट करना, जैसे ये एक चीज़ है, इस पर दो हो गई, ठीक है, ये रेप्लिकेशन हो गया, ठीक। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड, जो टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए और डीएनए, ठीक है, इन डीएनए आरएनए वन सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्या होता है, डीएनए आपने पढ़ा है डबल स्ट्रैंडर्ड होता है। अब इसी का क्या है कि ये एक नई स्ट्रैंड यहाँ बन जाती है, ठीक है, और एक न्यू डीएनए बन जाता है, एक न्यू डीएनए फॉर्म होता है। इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। देन वी नो अबाउट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के फेवर में कुछ प्रूफ भी दिए थे, कुछ प्रूफ दिए गए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा आपको जो है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। आफ्टर वन कंप्लीट रेप्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर वन कंप्लीट रेप्लिकेशन साइकिल, ठीक है। वन रेप्लिकेशन साइकिल क्या, यानी डीएनए बनने की जो पूरी प्रोसेस है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एंड अ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। जो भी डीएनए होता है, जो न्यू डीएनए फॉर्म होगा हमारा, उसमें एक पेरेंटल होगा स्ट्रैंड और एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होगा। तो यही सेमी कंजर्वेटिव है, यानी पहले से कुछ ना कुछ रहता है। प्रूफ्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है, कैसे प्रूव किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है? एक डीएनए स्ट्रैंड पहले से रहती है, दूसरी डीएनए स्ट्रैंड बाद में आती है। तो इसके प्रूफ के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, परफॉर्म किया गया था, वो साइंटिस्ट थे मिचेल्सन एंड स्थॉल, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने भी किया बाद में, लेकिन ये मिचेल्सन एंड स्थॉल थे, ठीक है। और भी इफेक्ट थे, टाइलर एक्सपेरिमेंट था, टाइलर ने भी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट मिचेल्सन एंड स्थॉल्स एक्सपेरिमेंट हु प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ओके। क्या किया समझते हैं अच्छे से बेटा। जहाँ नहीं समझ में आएगा बोल देंगे कि ठीक है समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा धीमे पढ़ाइए, थोड़ा बैक में जाइए, ठीक है, थोड़ा फिर से बता दीजिएगा, मैं जान जाऊँगा, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़, ठीक है, कोऑपरेट। हाँ, दे यूज्ड अ हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आपने अभी तक देखा है कि जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें हमने किसी न किसी आइसोटोप को यूज़ किया है। जैसे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल में हमने सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप को यूज़ किया था,
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नाइट्रोजन का जो है आइसोटोप यूज़ किया गया N15, ठीक है, N15 यूज़ किया गया इन द मीडियम एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो बेस होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो क्या रखते हैं, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, ठीक है। N15 gets incorporated into the newly synthesized DNA, हैवी DNA, ठीक है। जो हैवी DNA है, जो न्यूली सिंथेसाइड DNA है, उसमें इसको जो है इंटर कराया गया, इनकॉर्पोरेट कराया गया। The Escherichia coli, E. coli then were allowed to grow on the medium with N14 as the nitrogen source, ठीक है। N14 as a nitrogen source को भी यूज़ किया गया। Samples were taken एट डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, जो सैम्पल था उसको डेफिनेट टाइम इंटरवल यानी 20 मिनट्स गैप, क्योंकि तब तक वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। 20 मिनट्स में जो है अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेगा। तो 20 मिनट की रेप्लिकेशन गैप पे उन्होंने क्या किया, डेफिनेट टाइम इंटरवल्स पे सैम्पल कलेक्ट किया। As the cells multiplied and the DNA was extracted, heavy DNA can be separated from the normal DNA by CSCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। इसकी हेल्प से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी जो ग्रेडियंट है, सीजियम आपको पता है हैवी होता है थोड़ा, ठीक है, और तो इससे आपको क्या है, इससे अलग किया गया, ठीक है। जो हैवी डीएनए था, वो जो हैवी डीएनए रख रहा था, जिसमें N15 यूज़ किया गया था आइसोटोप्स को, उससे अलग किया गया N14 वाले को। वेरियस सैंपल वर सेंट्रीफ्यूग्ड इंडिपेंडेंटली यूजिंग CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वही सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या मिला, अभी तक तो एक्सपेरिमेंट किया गया, नाउ वी सी द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन मेजल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट। The DNA that was extracted from the culture before transferring to the N15 medium and a heavy density, ठीक है। DNA extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 had a hybrid or intermediate density, ठीक है, क्योंकि मिक्स हुआ है वहाँ पे N15 N14, ठीक है। DNA extracted after another generation was composed of equal amount of the hybrid DNA and of light DNA, ठीक है। बाद में देखा जो न्यू DNA हमारा बन रहा था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है N15, ठीक है, एक स्ट्रैंड में N15 N14 इस तरह से जो है N15 और 14 वाले का जो है वो इक्वल अमाउंट मिला। हैवी कौन था, जो न्यूली फॉर्म था, इसको हैवी बोला गया, और इसको लाइटर बोला गया, जो पेरेंटल DNA था, ठीक है। तो इन दोनों में जो है N14 और N15 का इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल कंपाउंड जो है कंपोजिशन आई। कंक्लूजन क्या निकला, फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूड दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सेमी कंजर्वेटिव होता है, इट मीन्स एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होती है और दूसरी जो स्ट्रैंड होती है वो न्यूली फॉर्म होती है, ठीक है। N15 रख रही है, ये न्यूली फॉर्म है, N14 ये आपकी लाइटर वाला है, ये हैवियर है। तो इसी तरह से यहाँ भी, तो इससे ये प्रूफ हुआ DNA इज रेप्लिकेट बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है DNA रेप्लिकेशन का। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ DNA। मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन क्या है, द DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन द S फेज ऑफ द सेल। आपने फेज़ पढ़ी होंगी, ठीक है। सिंथेसिस फेज़ जो होती है, जो सिंथेसाइज्ड फेज़ होती है, जी गैप G0 होती है, G0 बोलते हैं, G1 होती है, ठीक है। जो मियोसिस की फेज़ है उसमें जो यस फेज़ होती है, यस फेज़ में DNA रेप्लिकेट करता है। जब DNA रेप्लिकेट करेगा तभी तो सेल डिवाइड करेंगी, वरना सेल डिवाइड हो रहे हैं, DNA को रेप्लिकेट करना है तो इससे तो हो नहीं पाएगा। तो जो यस फेज़ होती है, इन यस फेज़ DNA रेप्लिकेट। द मेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज़ द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। जो मेन एंजाइम होता है जो DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, DNA डिपेंडेंट होता है, दैट इज DNA पॉलीमरेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DNTPs सर्व्स डुअल फास्फोरस, डुअल पर्पजेस, ठीक है। डुअल पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से डुअल पर्पजेस हैं, पहला है एक्ट एज द सबस्ट्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एक्ट एज द सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। देखिए पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, पहला स्टेप ही है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो आपके होते हैं जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं एएमपी, जीएमपी, सीएमपी एंड टीएमपी। याद रखिएगा क्या क्या हैं? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी। ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, सब मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन एंड थायमिन वाला। ठीक है, थाइमोसिन। तो सभी ये जितने भी बेस हैं, 4 बेस पेयर हैं। बेस आप याद रखिएगा AGCT, ये बेस हैं। ठीक है, ये मोनोफॉस्फेट जो होते हैं, ये मोनोफॉस्फेट क्योंकि फॉस्फेट है, ठीक है, और बेस लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड ही तो बोलेंगे। ये तो बोला था बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो उसमें तो न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, ये जो 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये आपके जो है फ्लोटिंग फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लोटिंग फ्री न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में फ्री फ्लोट करते हैं। अब इनको सबसे पहले एक्टिवेट होना है। तो एक्टिवेट किससे होंगे? एनर्जी से एक्टिवेट होंगे, और वो एनर्जी क्या होती है? वो ATP है। ठीक है, ATP एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी। डीएनए रेप्लिकेशन में ATP एनर्जी यूज़ होती है, और ये सब जो है ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज होंगे? ATP, GTP। ठीक है, इस M को मिटा दीजिएगा, अब हर जगह TT लगा दीजिएगा। ठीक है, ATP, GTP, CTP और TTP। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको बोला जाता है फास्फोराइलेज। ठीक है, फास्फोराइलेज बोला जाता है, या इसको फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, फास्फोराइलेशन। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। इसमें एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम का नाम बोला जाता है फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्फोराइलेशन। ठीक है, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी डीएनए कहाँ से जो है स्टार्ट होगा रेप्लिकेट होना, ये डेफिनिट होता है। तो अगला स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, यानी डीएनए कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे डीएनए कहाँ से स्टार्ट होगा, एक पूरा डीएनए है। ठीक है, कहाँ से रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा, क्या पॉइंट होगा रेप्लिकेशन का, तो इसको सबसे पहले इनिशिएट करना होता ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन पॉइंट्स क्या होगा, ये यूकैरियोट्स में मोर देन 1 हो सकते हैं, बट इन प्रोकैरियोट ओनली 1 रीजन। ठीक है, ओनली 1 प्लेस, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेट। ठीक है, इन प्रोकैरियोट सेल ओनली 1 रीजन होता है जहाँ से, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, बट इन जो यूकैरियोट सेल हैं उसमें मोर देन 1 हो सकते हैं। तो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। ठीक है, देखिएगा उसके बाद में अगला स्टेप होगा अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो आपके ये यहाँ पे देखिए ये बेस लगे हुए हैं, इनको अनवाइंड करना है। यानी किससे जुड़े होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मैं बता चुका हूँ 2 बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। वी ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ सेवरल एंजाइम्स, दैट इज द एंजाइम नेम इज हेलिकेज टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज, ये 2 हेल्प करते हैं अनबाइंडिंग में। ठीक है, इनको भी हम समझेंगे। देन दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क। देखिए ये आपकी डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क है। हाँ, वी नो अबाउट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम एंजाइम्स को जानते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। ठीक है, पहला डीएनए हेलिकेज है। ठीक है, डीएनए हेलिकेज है, अभी हम नाम समझते हैं, अभी इनके फंक्शन भी देखेंगे। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि सब में डीएनए लगा है और एज लगा होगा। ठीक है, अधिकतर एज लगा होगा। ठीक है, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, अभी नाम याद रखिएगा। डीएनए क्लैम्प, SSV।
ठीक है, SSB प्रोटीन होती है, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करेगी उसे हम SSB प्रोटीन बोलते हैं। टोपो आइसोमेरेज, और इट इज़ आल्सो का DNA गायरेज या टोपो आइसोमेरेज, ठीक है, DNA लाइगेज एंड प्राइमेज, इतने हैं आपको याद करना है, ठीक है। DNA हेलिकेज, DNA प्राइमेज, SSB प्रोटीन, टोपो आइसोमेरेज, DNA लाइगेज एंड प्राइमेज, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं, सभी एंजाइम इम्पॉर्टेंट है, सभी का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, हम समझ लेते हैं फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट DNA हेलिकेज के बारे में भी हमने बात की थी। क्या होता है DNA हेलिकेज? द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग द डबल हेलिक्स, ठीक है, बाय डिस्टर्बिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड bonds that bind the nitrogenous base, ठीक है, कुछ नहीं है, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये बाइंडिंग है, ठीक है। मैंने बोला था जब बाइंडिंग होती है तो बीच में नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन होते हैं या साथ में हाइड्रोजन होते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, टूटेगा, और इसको तोड़ने के लिए कौन एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, कौन इन्वॉल्व होगा? DNA हेलिकेज जो दो बेस जो आपके हैं, जो दो नाइट्रोजिनस बेस हैं जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे प्रेजेंट हैं, एंटी पैरेलल का मतलब एक 3 प्राइम एक 5 प्राइम वाली, ठीक है। एंटी पैरेलल एक प्यूरीन दूसरी पिरिमिडीन से जुड़ी होगी, ठीक है, AT से जुड़ा है, GC से जुड़ा है, तो A डबल बॉन्ड T होता है, A डबल बॉन्ड T, A डबल बॉन्ड क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड Z होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको अनबाइंड करना है, इसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है इस बॉन्ड को। तो इस बॉन्ड को कौन ब्रेक डाउन करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा DNA हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। DNA हेलिकेज एंजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा और दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। अगला है DNA गायरेज। व्हाट इज द रोल ऑफ DNA गायरेज एंजाइम? एन एंजाइम दैट रिलीव्स एनी फॉर्म ऑफ टेंशन, ठीक है, दैट प्रोड्यूस आफ्टर द DNA डबल हेलिक्स इज अनबाउंड। यानी कोई चीज़ रैपिंग हुई है, ठीक है, रैपिंग हो चुकी किसी चीज़, आप खोलते हैं, ठीक है, तो अगर उसकी टेंशन को रिलीज़ नहीं करेंगे, उसकी टेंशन को रिलीफ्स में नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा? वो फिर से बाइंड हो जाएगा। कोई चीज़ आप देखिए, एक मोड़ ओढ़ के रखिएगा, कस के उसको बाइंड कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद उसको खोलिए तो फिर से वो फोल्डेड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो ये किसका वर्क है? DNA गायरेज का है कि अनफोल्डिंग कर देना उसको, यानी उसके टेंशन को ख़त्म कर देना, टेंशन को कम कर देना, ठीक है, जिससे वो अनबाउंड हो जाए, बाउंड ना हो। SSBs यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंड प्रोटीन्स जो होती हैं, दैट प्रोटीन्स द बाइंड द आउटसाइड ऑफ द 2 सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, प्रिवेंट द सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ DNA फ्रॉम रीअटैचिंग। यानी ये जो प्रोटीन्स होती हैं दूसरे DNA स्ट्रैंड को बाइंड करती हैं, बांधती हैं, ठीक है, नाम ही है इनका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये बाइंडिंग का वर्क करती हैं, बाइंड करती हैं। RNA प्राइमर क्या करेगा? RNA प्राइमर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल बेसेस दैट अटैच थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करेगा? RNA प्राइमर कंपोज्ड करेगा, जो मल्टीपल बेसेस हैं उनको लेके आएगा और कंपोज्ड करेगा, आपको यहाँ जुड़ना, आपको यहाँ जुड़ना, आपको यहाँ जुड़ना है, टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड टू इनिशिएट द DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से जो इनिशिएशन पॉइंट है, वहाँ से, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट हो गया, कट लग गया वहाँ से, फिर नीचे जो है अनबाइंडिंग हो गई, तो वहाँ पे DNA प्राइमेस काम करेगा और जो है जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो बेस हैं उन्हें लेके आएगा और वहाँ पे बाइंड करवाएगा, ठीक है। देन प्राइमेज क्या है? एन RNA प्राइमेज, या जो भी RNA प्राइमेज की यहाँ बात हो रही है, DNA प्राइमेज, RNA प्राइमेज, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। जो आपका RNA प्राइमर या DNA प्राइमर है, इस तरह से, ठीक है, DNA प्राइमर हो जाएगा RNA प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमेज जो है एंजाइम दैट बाइंड RNA प्राइमर की बात हो रही है, ठीक है। DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या है? एन एंजाइम दैट क्रिएट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब है, अगर 3' से शुरुआत हुई तो 5' वाला, और 5' से 5' से शुरुआत हुई है तो 3' वाला लेके आएगा, ठीक है।
ये डीएनए पॉलीमरेज का, अटैच टू एन आरएनए प्राइमर, ठीक है, डीएनए प्राइमर जो भी, ठीक है, अटैच टू एन, देखो यहाँ पे, ठीक है, जो प्राइमर होगा, जो प्राइमेज हैं उससे, ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट सेकेंड करके हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड करके होते हैं आपके, ठीक। इनका भी वही, रिमूव द आरएनए प्राइमर्स एंड रेप्लिकेट देम विद द एप्रोप्रिएट इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या 60 फ्रेगमेंट बताया था हमने कि डीएनए जो ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनता है। तो जो 3 प्राइम वाला एंड है वहाँ से तो पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा, वो पूरा स्ट्रैंड एक बनेगा जिसे हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। बट दूसरा जो है, जो आपका 5 डैश से होगा, तो 5 डैश से 5 डैश तो बन नहीं सकता, तो वो डिसकंटिन्यूअस यानी पीछे से बैक से बनेगा, ऐसे ऐसे 5 डैश से 3 डैश, फिर 5 डैश 3 डैश, फिर 5 डैश 3 डैश, एक कट होता रहेगा। तो इन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये जितने आपके 4 बने हैं ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये लैगिंग स्ट्रैंड के पास होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिन्हें हम डीएनए लाइगेज से जोड़ेंगे। द एंजाइम दैट जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज, ओके। इट इज़ द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशंस हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है बट कोशिश कीजिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। और भी है हमारे पास फिगर, डोंट वरी, ठीक है। इट इज़ आल्सो द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का एक जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने बात की थी लैगिंग स्ट्रैंड की और लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड में देखिए पूरा कंटिन्यूअस में बना है, यानी जो 3 डैश था, 3 डैश कैसी हमारी पैरेंटल है, और 5 डैश कैसी है हमारी, ये न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये देखिए कंटिन्यूअस में बन रही है 5 to 3, ठीक है। बट लैगिंग में देखिएगा, लैगिंग में देखिए टुकड़े टुकड़े में बन रही है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में बन रही है। इन्हें ही बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। जो 5 डैश वाला होगा वो 3 डैश से नहीं बनता है, 5 डैश to 3 डैश बनता है। तो पीछे से बनना है तो कहाँ से बनना है, तो पीछे से टुकड़े टुकड़े में ही तो बनेगा, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 प्राइम, इस तरह से बनता चला आएगा। अब देखिए यहाँ कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ एंजाइम्स की, दिए गए हैं। टोपोआइसोमेरेज, देखिए टोपोआइसोमेरेज आया है, ठीक है। क्या कर रहा है, टेंशन को ख़त्म कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसकी जो अनबाइंडिंग है उसको खोल रहा है, ठीक। खोलने के बाद में वहाँ एक छल्ले जैसा, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका होता है, तो वहाँ पे बाइंड कर देता है कि और आगे अनरैपिंग ना होने पाए, जितना चाहिए हमें उतनी ही अनरैपिंग हो, ठीक है, उतना ही अनबाइंड हो। उसके बाद में हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, देखिए तोड़ रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो 2 बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ रहा है। आरएनए प्राइमर जो है, वो प्राइमेज एंजाइम जो है, ये यहाँ पे बेस बना रहा है डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है। डीएनए बेस पेयर जो हैं, जो स्ट्रैंड्स आपका है उसको बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देखिएगा, वो भी आपका जो है ज्वाइन कर रहा है बेस पेयर्स को, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड जो भी है। और डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है, जो भी यहाँ बेस पेयर्स हैं उनको बाइंड कर रही है, ओके। स्लाइडिंग क्लैंप है जो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। इट इज़ द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको अच्छे से समझिएगा। डीएनए पॉलीमरेज देखिए है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड है, हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। डीएनए फोर्क दिखाई गई है, सभी बेस पेयर हैं। डीएनए पॉलीमरेज है, ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, दूसरा जो आपका जो न्यूली फॉर्म है वो बन रहा है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ला के यहाँ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इलोंगेट्स द लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा ये लीडिंग स्ट्रैंड को बढ़ाएगा, ठीक है, इलोंगेट करेगा। हेलिकेज क्या करेगा, अनबाइंड करेगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, आपके आगे जो अनबाइंडिंग हो रही है वो उसको रोकेगा कि आगे बहुत दूर तक अनबाइंडिंग ना होने पाए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो टेम्पलेट अवेलेबल करवाएगी और एनए प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए टेम्पलेट अवेलेबल कराएगी। आरएनए प्राइमेज मेक्स प्राइमर बनाएगा जुड़ने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इलांगेट्स द लैगिंग स्ट्रैंड, और डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड को इलांगेट कराएगा, ठीक है।
यहाँ भी वही है, डीएनए पॉलीमरेज जो है एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड टू टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड 5' टू 3' डायरेक्शन में बनेगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में बनेगा। सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है SSBS जिसे बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ डीएनए, या कोटिंग बनाती है, ठीक है, जो बाइंडिंग प्रोटीन है बाइंड करने के लिए कोटिंग बनाती है बेटा, ठीक। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज अनबाइंडिंग अ प्रोटीन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है उसको अनबाइंड करेगा, ठीक है, बेस को तोड़ेगा, बेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। डीएनए प्राइमेज सिंथेसाइज ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर, ठीक है, क्रिएशन ऑफ फ्री 3' पॉलीमराइजेशन स्ट्रैंड साइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड AUGC होते हैं, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आरएनए के रूप में फिर उसको डीएनए में चेंज करता है, ठीक है, थायमिन के फॉर्म में, यूरेसिल वाला। आरएनए प्राइमर, क्रिएशन ऑफ 3' एंड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स सभी हम समझ चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम गूगल मीट में उसको हम क्लियर कर लेंगे, ओके। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है अच्छा सा, देखिए हेलिकेज कैसे अनबाइंड कर रहा है पूरा, ठीक है, कैसे क्या बन रहा है पूरा स्ट्रक्चर, इसको भी अच्छे से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। वही सब है, एंजाइम्स याद रखने हैं हमें, एंजाइम्स याद रखने हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स जो हमको, रेप्लिकेशन 4, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द 2 DNA स्ट्रैंड डज नॉट कम्प्लीटली ओपन अप, इंस्टीड अ स्मॉल पोर्शन इज ओपन, ठीक है, रेप्लिकेशन 4 यानी कुछ ही ओपन होगा, ऐसे ये नहीं कि पूरा पीछे तक ओपन होगा, टोपो आइसोमेरेज रहता है, ठीक है, जो पूरा ओपन नहीं होने देता है, ठीक है। दिस साइट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन 4, जितनी ये होती है इसको हम रेप्लिकेशन 4 कहते हैं, ये रेप्लिकेशन 4 हो जाएगी। डीएनए पॉलीमराइज द न्यू स्ट्रैंड ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज़ 5' टू 3', 5' टू 3' बनेगा। कंटिन्यूस या लीडिंग स्ट्रैंड कौन होगी, जो आपकी 3 to 5 पेरेंटल होगा, 3' टू 5 पेरेंटल होगा, वहाँ पे 5' टू 3' बनेगा, उसे हम कंटिन्यूस या लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा होगा जिसे हम डिसकंटिन्यूस या लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो आपका पेरेंटल 5' टू 3' होगा, क्योंकि वहाँ 5 to 3 तो बनता है, तो वो बन नहीं पाएगा, तो पीछे से बनेगा 5 to 3, 5 to 3, तो वहाँ पे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड के पास बनते हैं, ठीक है। किससे जोड़े जाते हैं, डीएनए लाइगेज से जोड़े जाते हैं, जेनेटिक गम होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम जो है नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर जब हम गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को जो वर्क दिया है वो भी करना है, ठीक है। और बाकी आप जो है गूगल मीट जब हम करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। बट बेटा ठीक से पढ़िए तभी आप में डाउट आएंगे, ठीक है, वैसे तो सब कुछ क्लियर ही रहेगा। सो प्लीज़, ठीक है, एन्जॉय and read carefully, okay, have a nice day, thank you, okay बेटा, ठीक है। और कुछ बात करनी है क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टडी प्लीज़ शेयर विद मी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ें, कुछ ऐसा कि न्यू सिलेबस है तो क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक को क्लियर करना है अच्छे से। अगला जो कल हम है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इन सेंट्रल डॉगमा। आज हो गया है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो बाइंड करते हैं बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो अच्छे से, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है बेटा।